गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आइए देखते हैं अनुस्वार। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार को अ के साथ लिखा जाता है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, अर्थात जब हम अनुस्वार युक्त शब्दों का उच्चारण करते हैं तो इसकी ध्वनि हमारे नाक से निकलती है। जैसे बच्चों, गंगा, पतंग, चंचल, हंस, इन सारे शब्दों को उच्चारण देखिए करते समय हवा जो है नाक के रास्ते से निकल रही है। बच्चों, अनुस्वार को स्वर नहीं कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के समान स्वर की सहायता से होता है, इसलिए इसे हम स्वर नहीं कहते हैं। और व्यंजन भी नहीं कहते हैं क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ की जाती है। तो बच्चों, ना तो ये स्वर कहलाते हैं और ना ही ये व्यंजन, ये इन दोनों के मध्य में स्थित हैं। इसीलिए बच्चों, इन्हें हम कहते हैं अयोग, क्योंकि ना तो इनका स्वर के साथ योग होता है और ना ही व्यंजन के साथ, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं अयोग, अर्थात जिसका कोई मेल नहीं हो। फिर भी बच्चों, ये बहुत से अर्थ का वहन करते हैं, इसलिए इन्हें हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। बच्चों, आइए देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग विभिन्न जगहों पर होता है, यानी कि अनुस्वार युक्त शब्दों का प्रयोग हम विभिन्न जगहों पर देखते हैं। आइए हम जानेंगे कि कब और क्यों इनका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं बच्चों, पंचम वर्णों के स्थान पे। बच्चों, पंचम वर्ण आप लोग तो जानते होंगे, यानी कि प्रत्येक वर्ण, हिंदी व्याकरण में प्रत्येक वर्ण का एक स्थान निर्धारित है। तो बच्चों, क वर्ग का पंचम वर्ण अंगा है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। ये अंगा जो है क वर्ग का पंचम वर्ण है। बच्चों, यहाँ पे देखिए, क को हम कहते हैं प्रथम वर्ण, ख को कहते हैं द्वितीय वर्ण, ग को कहते हैं तृतीय वर्ण, घ को कहते हैं चतुर्थ वर्ण और अंगा को कहते हैं पंचम वर्ण, अर्थात पंचमाक्षर। यहाँ पे बच्चों इन्हीं पंचम अक्षर की बात की जा रही है। इसी तरह से च वर्ग का पंचम अक्षर है बच्चों इया, ट वर्ग का पंचम अक्षर है ड़, त वर्ग का पंचम अक्षर है न और प वर्ग का पंचम अक्षर है म। यहाँ पे देखिए दिया है, अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण अंगा, इया, ड़, न, म, ये पंचम अक्षर कहलाते हैं के स्थान पर किया जाता है। यानी कि अब ऐसा हिंदी भाषा में होने लगा है कि पंचम वर्ण के स्थान पे हम अनुस्वार का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, गंगा एक लिखा है जिसमें पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है और दूसरे गंगा में जहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। यानी कि ये बच्चों दोनों रूप जो लिखा है, अलग अलग रूप में गंगा शब्द लिखा गया है, दोनों ही शुद्ध है, दोनों ही सही है। आप किसी वर्ग शब्द का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि क्यों यहाँ पे पंचम वर्ण प्रयोग किया गया। तो बच्चों, आजकल जब हम हिंदी को टाइप हम लोग करते हैं तो उस टाइप की सुविधा के लिए हम लोग जो है इस अंगा को बिंदु के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, चंचल में भी ऐसे है। यहाँ पे पंचम वर्ण इया है और उसकी जगह पे इस चंचल में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, यानी कि अब इस अनुस्वार युक्त शब्दों को मान्यता दी गई है। उसी तरह से झंडा में बच्चों देखिए, यहाँ पे अड़ा का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसी अड़ा का बिंदु के रूप में प्रयोग हुआ है। आधा न देखिए, गंदा में यहाँ पे बिंदु लगा करके गंदा शब्द लिखा गया है। उसी तरह से कंपन में आधा में यहाँ पर बिंदु लगा के कंपन शब्द लिखा गया है। आगे देखते हैं अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलने का नियम। तो बच्चों, अनुस्वार के चिन्ह का प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। जिस वर्ग से संबंधित होता है उसी वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में अनुस्वार प्रयुक्त होता है। बच्चों, यहाँ पे देखेंगे
आपको कैसे पता चलेगा कि अनुस्वार यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है वो किस वर्ग का पंचम वर्ण है? तो बच्चों इसको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उस अनुस्वार से युक्त वर्ण के बाद का जो वर्ण है उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ग पर अनुस्वार लगा है, लेकिन उसके आगे फिर ग है। अब इस ग को हम देखेंगे कि ये ग जो है किस वर्ग का वर्ण है। तो बच्चों अब बताइए किस वर्ग का ये ग है? तो क ख ग, यानी कि ये क वर्ग का ग है, इसलिए यहाँ पे जो अनुस्वार लगा है ये पंचम वर्ण है, जो कि क का पंचम वर्ण है। तो बच्चों अगर आपको ऐसे अन्य शब्द भी मिलेंगे तो आप इसी तरह से इसकी आप लोग पता करके आप जान सकते हैं कि वहाँ पर अनुस्वार किस वर्ग का प्रतीक चिन्ह है। अब आगे देखते हैं नियम। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार रूप में परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का पंचम अक्षर आ जाता है तो वहाँ पे पंचमाक्षर जो है अनुस्वार रूप में प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बच्चों लिखा वांग्मय, यहाँ पे देखिए अंगा प्रयोग हुआ है, उसके बाद तुरंत जो है म आ गया है, यानी कि यहाँ पे दो पंचम वर्ण एक साथ प्रयोग हुए हैं। यहाँ पे क वर्ग का पंचम वर्ण अंगा और प वर्ग का पंचम वर्ण म, यहाँ पे दोनों एक साथ आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, ये इसी रूप में लिखाएगा। उसी तरह से अन्य भी है, उसी तरह से चिन्मय भी है, उसी तरह से उन्मुख भी, ये सारे शब्द हैं जहाँ पे दो विभिन्न वर्गों के पंचम वर्ण एक साथ आए हैं, लेकिन वो अनुस्वार के रूप में नहीं लिखे जाएंगे। आगे देखिए पंचम वर्ण यदि द्वितीय के रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। द्वितीय व्यंजन बच्चों, द्वितीय व्यंजन वो व्यंजन होता है जब किसी शब्द में पहला व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो, उससे हम कहते हैं द्वितीय व्यंजन। जैसे बच्चों गत्ता है, सत्ता है, पत्ता है, बच्चा है, ये सारे वर्ण जो है एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग हुए हैं, लेकिन पहला जो है स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ऐसे व्यंजन आएंगे तो हम जो वहाँ पे हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे प्रसन्न, यहाँ पे आधा न पहले है फिर पुनः न आया, यानी कि दो बार न का प्रयोग किया गया है, एक बार स्वर रहित और दूसरी बार स्वर सहित। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे अनुस्वार जो है अपने मूल रूप में ही रहेगा, अर्थात पंचम वर्ण के रूप में ही रहेगा। आगे देखते हैं जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, ह आए तो वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। जैसे अन्न और कन्हैया, यानी कि अनुस्वार के बाद यदि ये व्यंजन आते हैं जैसे य, र, ल, व, ह, तो अनुस्वार अपने मूल रूप में अर्थात पंचम वर्ण में ही रहता है, वहाँ पे उसका बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखिए यदि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन और श, श, स, ह उस व्यंजन से पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु के रूप का ही प्रयोग किया जाता है, चूँकि ये व्यंजन किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है। जैसे संशय, संयम, यानी कि वर्ग के अलावा अगर कोई व्यंजन आता है, जैसे यदि अंतस्थ व्यंजन आता है, उसमें व्यंजन आता है, तो वहाँ पे अनुस्वार को हम बिंदु के रूप में प्रयोग करेंगे। आगे देखते बच्चों अनुनासिक। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है, यानी कि जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ज़्यादा हवा निकलती है और नाक से बहुत कम निकलती है। इन स्वरों पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है, यानी कि अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु, यानी कि ये जो है शिरोरेखा के ऊपर लगता है। जैसे आँख, माँ, गांव, ये सारे शब्द जो अनुनासिक इससे युक्त हैं अर्थात चंद्रबिंदु लगे हैं, ऐसे शब्द हैं यहाँ पे।
आप देखेंगे बच्चों, जो आप इसका उच्चारण करेंगे तो मुख से ज़्यादा हवा निकल रही है और नाक से कम। ठीक है, अब आइए देखिए अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। बच्चों, जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, बिंदु, गोंद आदि। बच्चों, कभी कभी ये होता है कि हम जो अगर हम चंद्रबिंदु लगाने की कोशिश करते हैं तो मात्रा की वजह से हम वहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं लगा पाते हैं और वहाँ पे हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आँख, माँ, गाँव, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगा है, बहुत आराम से हम चंद्रबिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, लिख दिया। लेकिन अब हम मैं और बिंदु और गोंद पे चंद्रबिंदु कैसे लगाएं? तो इसलिए बच्चों वहाँ पे चंद्रबिंदु की जगह हम इस तरह से बिंदु का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर इसको हम पढ़ेंगे तो चंद्रबिंदु के रूप में ही पढ़ेंगे। देखने में लग रहा है आप लोग को अनुस्वार सिर्फ है, लेकिन बच्चों ये मात्रा के साथ है, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त जगह नहीं होता है, इसलिए उस चंद्रबिंदु को हम बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आप इसको समझ लीजिएगा। अब कभी भी अगर मात्रा के साथ कोई बिंदु का प्रयोग हुआ है तो आप समझ लीजिएगा वो अनुस्वार नहीं, वो अनुनासिक है। आगे देखते हैं अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। तो बच्चों, अनुनासिक एक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन। इनके प्रयोग में कुछ शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि जब इनका हम प्रयोग करेंगे तो जब शब्द का हम उच्चारण करेंगे तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है और उच्चारण में भी अंतर आता है। जैसे हंस, अगर हंस कहेंगे तो एक जल पक्षी का हमको याद आ रहा है, लेकिन अगर हंस कहेंगे तो एक हंसने की क्रिया, हंस यानी कि एक हंसने की क्रिया है। तो बच्चों इस तरह से हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करके, ऐसे शब्दों का उच्चारण करके बहुत आसानी से अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर जान पाएंगे। आप लोग का होमवर्क है बच्चे, ऐसे बहुत सारे शब्द, कम से कम आप 10 शब्द अनुस्वार का और 10 शब्द अनुनासिक का इस तरह से लिखिएगा, उसको उच्चारण के साथ आप देखिएगा। पहले आप अंतर स्पष्ट करिएगा अपने स्वयं, उसके बाद आप लिखिएगा कॉपी में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।